हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू एंड न्यू अपडेट्स। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मतलब 23 अगस्त को फर्स्ट एडिशन नेशनल स्पेस डे का हमने सेलिब्रेट किया और नेशनल स्पेस डे के ओकेजन पे फर्स्ट एडिशन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब ये अवार्ड अनाउंस किए थे तब हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, मतलब ये सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बस अभी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट है इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सेकेंड, 33 award were presented to the distinguished scientists in the 5 different categories: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान भूषण एंड विज्ञान टीम। नेक्स्ट है विज्ञान टीम अवार्ड was given to the team of आदित्य L1। आदित्य L1 की टीम को विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है। विज्ञान रत्न अवार्ड was given to प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो याद कीजिए ये पहला एडिशन है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया। ये फर्स्ट एडिशन था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राष्ट्रपति भवन में, गणतंत्र हॉल में ये सेरेमनी हुई थी। ठीक है, इसमें टोटल 33 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये 33 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये 33 अवार्ड आपको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में देखने को मिल जाएंगे। ये 4 अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी थी? विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है एंड विज्ञान टीम है। मतलब विज्ञान भूषण वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विज्ञान टीम अवार्ड। तो विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है क्योंकि चंद्रयान 3 की टीम ने ही लूनर सरफेस पे लैंडर को साउथ पोल पे उतारने का काम किया था। मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सबसे बड़ा अवार्ड जो लाइफ टाइम कोई भी इंडिविजुअल साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है उनको विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है। एंड विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। मतलब ये आपका 4th स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पूछा इनकरेक्ट कितने हैं, तो 2 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं और 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। कैसे किया जा सकते हैं? जैसे कि पूछा जा सकता है, ये तो अवार्ड के बारे में है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स फॉलो करते तो आपने 100% इस न्यूज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि विज्ञान श्री अवार्ड कितने लोगों को दिया जा रहा है? 13 साइंटिस्ट को। एंड विज्ञान युवा अवार्ड कितने लोगों को है? तो 18 साइंटिस्ट को दिया गया है। और विज्ञान टीम अवार्ड यहाँ पर जो आपकी चंद्रयान 3 की टीम है उसको दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 33 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये पहला एडिशन था। चलिए अब एक और क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पर सेटअप हो रहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं। Which among the following institute has announced the establishment of India's first constitutional museum? मैंने कल भी आपको समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क को इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप ने सेटअप किया है इन पुणे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, क्योंकि इस साल हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था और इस साल 75वें नंबर की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, इसलिए भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम रेडी कर लिया गया है। और कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कल मैंने आप लोगों को यूपीआई सर्कल के बारे में बात की थी, याद आया कुछ? ठीक है, आज भी हमें यूपीआई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ कवर करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूपीआई सर्कल फीचर।
तो हमने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। यूपीआई सर्कल का इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, क्योंकि यूपीआई का पेरेंट कौन है? एनपीसीआई है। और इसका पर्पस क्या है? एक सिंगल यूपीआई अकाउंट को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा और अप टू 5 सेकेंडरी अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी अकाउंट होल्डर किसी एक सेकेंडरी अकाउंट होल्डर को, जिसको वो ट्रस्ट करता है, उसके बिहाफ में पेमेंट करने की परमिशन दे सकता है। ये इसका प्राइमरी पर्पस है। तो पर्पस क्या हो जाएगा? टू अलाउ प्राइमरी यूजर टू डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेकेंडरी यूजर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे जो न्यूज में है। फॉर्मर ब्लैंक चीफ मिनिस्टर सालसेंग सी मारक पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखेंगे, फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर सालसेंग सी मारक पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82। और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के जिन्होंने 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया था इन 1993। तो आप देख सकते हैं, मार्क बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू कंप्लीट अ 5 ईयर टर्म इन 1993। ही ऑल्सो हेल्ड द ऑफिस ऑफ द सीएम फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये केवल 12 दिनों के लिए 1998 में चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो 5 साल कंप्लीट करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और सबसे कम समय तक रहने का चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी मेघालय में इनके नाम है। ठीक है, और 2003 में इन्होंने स्टेट कांग्रेस के चीफ की तरह काम किया हुआ है। डन। चलिए अब कुछ और पर्सन हम देखेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी अपडेट है अबाउट द एसएससी ज्योग्राफी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे विजिट करके प्ले स्टोर में जाना, पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करना और वहां से आप इस टेस्ट सीरीज और पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। और आज के दिन एक और नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज इवनिंग तक लॉन्च हो जाएगी। तो आप इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं। ओके, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पर आपको ये जो डेली करेंट अफेयर्स है इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। और कल संडे है, संडे को वीकली करेंट अफेयर्स होगा, उसकी भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर अवेलेबल होगी। तो यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स के बारे में देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है। पहला नाम है डायना पंडल। ठीक है, डायना पंडल फर्स्ट इंडियन वीमेन रेसर टू विन द नेशनल चैंपियनशिप। ये पुणे से है और ये पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप को जीता है इन द सलून कैटेगरी एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? चैंपियनशिप चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सौम्या स्वामीनाथन। इनको तो सभी लोग जानते होंगे, पहले भी आपने इनका नाम सुना होगा। चेयरपर्सन है ये एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की एंड फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट रही हैं सौम्या स्वामीनाथन। और इन्होंने रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? एक्टिविस्ट कल्पना शंकर की। एक्टिविस्ट है कल्पना शंकर, उनकी ऑटोबायोग्राफी को रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय द सौम्या स्वामीनाथन, जिसमें यहाँ पर एक्टिविस्ट कल्पना शंकर ने जो जो भी एनजीओ के लिए काम किए हैं, देश के लिए, वीमेन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है और माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्शन में इन्होंने जो भी काम किया है वही सारी बातें इस बुक में मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट? कोई भी चीज जो फर्स्ट इंडिया में है, कंट्री में है, एशिया में है या फिर वर्ल्ड में है, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू असेस द इकोसिस्टम डेवलपमेंट थ्रू द ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स? तो कल हमने इस इंडेक्स के बारे में बात की थी। तो ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, Who has inaugurated the 19th CII India Africa Business Conclave? 19th एडिशन CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव को रिसेंटली किसने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर हो जाएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
अच्छा, ये जो कॉन्क्लेव हुई है इसका पहला एडिशन कब हुआ था? तो पहला एडिशन आप देखेंगे 2005 में हुआ था, और ये कॉन्क्लेव इंडिया और अफ्रीका के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए है, जिसकी थीम क्या थी? क्रिएटिंग वन फ्यूचर। क्रिएटिंग वन फ्यूचर आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन केवल डाला इसलिए है क्योंकि मुझे पता है जब बच्चा एग्जाम में बैठता है ना और वो लेंदी क्वेश्चन अगर देख ले तो तुरंत स्किप कर देता है कि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बट समटाइम क्या होता है ना, एक बार आप ट्राई तो करो लेंदी क्वेश्चन को रीड करने की, हो सकता है उसका आंसर बहुत ईजी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दिखने में लेंदी है लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है क्योंकि सिंपल शब्दों में पूछा गया है। यहाँ पे पहले तो यूपीआई सर्कल की पूरी कहानी लिखी हुई है कि यूपीआई सर्कल क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, क्यों, क्या पर्पस है, एटसेट्रा। और लास्ट में बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पर कि यूपीआई सर्कल को किसने लॉन्च किया है, मतलब इसकी अम्ब्रेला बॉडी कौन सी है। सिंपल सी बात है, तो हम सभी को पता है एनपीसीआई है ना। एनपीसीआई आपको मिल जाएगा, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन केवल आपका टाइम खाने के लिए होते हैं, लेकिन आपको नंबर देके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लंबे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चंस को देख के उसको स्किप कर जाते हैं कि भाई ये मेरे बस का तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, एक बार एटलीस्ट रीड तो करो। नेक्स्ट है, चलो, बंधन बैंक। सो बंधन बैंक ने लॉन्च किया है रिसेंटली अवनी सेविंग अकाउंट फॉर द वीमेन कस्टमर। वो भी कैसी वीमेन? जो कि वेल ऑफ है, मतलब रिच जो फीमेल्स हैं उनके लिए बेसिकली सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया है बाय द बंधन बैंक। सो कोलकाता बेस्ड इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन बैंक लॉन्च एन एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट अवनी फॉर द वीमेन कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे वीमेन कस्टमर के सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको क्वार्टरली बैलेंस एटलीस्ट 25,000 तो मेंटेन करना होगा। इसलिए मैंने कहा जो वेल ऑफ वीमेन है उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब अवनी अकाउंट जो है वो ऑफर करेगा एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड विद अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू द 10 लाख रुपीज एंड फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एंड द लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख रुपीज इसमें कवर हो जाएगी। मतलब आप एयरपोर्ट के जो भी लॉन्च है उनको एक्सेस कर पाएंगे, एक्सीडेंटल कवरेज भी हो जाएगा और लॉस्ट कवरेज भी यहाँ पे कवर होगा अवनी अकाउंट में। It also offer a 25% discount on the locker rental and the 50% discount on the gold loan processing fees। तो जैसे कि अगर आप लॉकर लेते हैं बैंक्स में अपने सामान को रखवाने के लिए, तो उसमें भी 25% के डिस्काउंट की बात की गई है अंडर द अवनी अकाउंट फॉर द वीमेन। इसके अलावा बंधन बैंक ने एक और फीचर लॉन्च किया है। द बैंक ऑल्सो लॉन्च अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम कॉल्ड द बंधन बैंक डिलाइट। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको अर्न करने पड़ेंगे, लॉयल्टी पॉइंट। ठीक है, तो बंधन बैंक डिलाइट लॉन्च बाय द बैंक, इट इज अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर कैन अर्न लॉयल्टी पॉइंट फॉर ओपनिंग अकाउंट्स, कार्ड ट्रांजेक्शन, फंड ट्रांसफर, मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड्स है। जो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो कार्ड से तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, जिसको आपने क्या कहा है? लॉयल्टी पॉइंट कहा है, लॉयल्टी पॉइंट्स का है। और इसका प्रोग्राम का नाम क्या है? बंधन बैंक डिलाइट्स। सिंपल सी बात है। और बाद में आपके जो पॉइंट इकट्ठे होते हैं, जैसे कि एसबीआई में भी तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, आपके जो भी पॉइंट इकट्ठे होते हैं आप उससे गुड्स एंड सर्विस को परचेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द बंधन बैंक। बंधन बैंक का फॉर्मेशन एज अ एनजीओ हुआ था और उसके बाद इसे 2015 में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया बाय द आरबीआई। कोलकाता बेस्ड ये बैंक है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ अभी इंतरिम अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है रतन कुमार केस। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। और रिसेंटली बंधन बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी बंधन बैंक को अथॉरिटी दे के रखी हुई है कि आप हमारे बिहाफ में डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टेट आरआरबी इन द उदयपुर। अब एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां पे 5 स्टेट के 9 आरआरबी को रिव्यू किया गया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह देखी गई बाय द निर्मला सीतारमन। उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी न्यूज है। The meeting which reviewed the performance of these regional rural bank RRB was chaired by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and other senior officer। ये उदयपुर में मीटिंग हुई थी जिसमें आप देखेंगे 9 RRB 5 स्टेट के रिव्यू किए गए। वो कौन कौन से स्टेट थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये पांचों के पांचों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, The meeting discussed these banks' financial performance,
progress on upgrading digital technology service, business growth, MSME क्लस्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये वाली स्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं अबाउट द आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। इनका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन द रूरल बैंक। यहाँ पे कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था विच इज हेडेड बाय द एम नरसिम्हा। तो उनके रिकमेंडेशन के बाद आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ था टू प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी एंड द चीप क्रेडिट टू द विलेजर्स और टू द इन द रूरल एरिया। तो 1975 में आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ था और आरआरबी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई ही करता है। पहले 5 आरआरबीज को सेटअप किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। पहला आरआरबी जो सेटअप हुआ है उसका नाम है प्रथम बैंक। प्रथम बैंक पहला आरआरबी है जिसको सेटअप किया गया था उत्तर प्रदेश में और जिसका स्पॉन्सर बैंक है सिंडिकेट बैंक। एक्चुअली जो आरआरबी होते हैं उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके स्पॉन्सर बैंक की होती है। 50% शेयर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, 35% 35% शेयर होते हैं आपके स्पॉन्सर बैंक के, रिमेनिंग स्टेट बैंक्स होते हैं। ठीक है, यहां पर मेंशन किया गया कि सिक्किम एंड गोवा में कोई भी आरआरबी नहीं है और यहां पे हमारे जो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से केवल और केवल पंजाब एंड सिंध बैंक है जो कि जिसने कभी भी किसी भी आरआरबी को स्पॉन्सर नहीं किया। इसके अलावा एक छोटी सी और न्यूज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ अबाउट द पंजाब एंड सिंध बैंक। रिसेंटली FY24 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो चुका है उसमें हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके प्रॉफिट को बताया गया था और इसमें बताया गया था कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 35% इंक्रीज हुआ है इन FY24। ये आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने अर्न किया है? एसबीआई ने अर्न किया है और एसबीआई ने 61,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 22% ज्यादा था। तो ओवरऑल 35% ज्यादा हमारा प्रॉफिट रहा है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा एसबीआई, 61,000 करोड़ रुपीस इसने प्रॉफिट अर्न किया है। हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू में तो टॉप पर एसबीआई है। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको हुआ है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको इतना हिंट कर देती हूँ कि 228% प्रॉफिट हुआ है। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? और इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में से केवल एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो लॉस में है, वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसको -55% पे चल रहा है, मतलब 55% के लॉस पे चल रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि FY24 में वो कौन सा बैंक है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक रहा है जिसने 228% यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोन पे क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अभी क्रेडिट लाइन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, और हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसके पास जाएंगे लोन लेने के लिए? बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक क्या कहेगा? ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए का लोन देते हैं। तो बैंक ने हमको 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब इसी को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट लाइन। और इसको आप यूज कर पा रहे हो किससे? यूपीआई से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट लाइन और यूपीआई। आपने जैसे कि 2 लाख रुपए का लोन लिया और आपने सिर्फ खर्चा किया 50,000 रुपए, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 50,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसको मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द क्रेडिट लाइन। तो क्रेडिट लाइन और यूपीआई ये फीचर लॉन्च किया है फोन पे ने। मतलब फोन पे के एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे क्रेडिट लाइन को ज्वाइन कर सकते हो यूपीआई से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आप फोन पे से जो पेमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अमेजॉन पे लेटर से या अमेजॉन पे से कोई 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया और आपके पास फोन पे में पैसे नहीं है, हो सकता है आपके पास 5,000 रुपए हो और आपको 10,000 की जरूरत हो, तो आप यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट ले सकते हो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट आप जब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा यूज करोगे तो उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, द फीचर अलाउ consumer to link credit line from their bank to the UPI on PhonePe for seamless merchant payment.
This feature will enable consumer to purchase with ease across million of merchant and avail the flexibility of the short term credit. शॉर्ट टर्म क्रेडिट है और ये आपके मंथली एक्सपेंस को बेटर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। और आरबीआई का पर्पस था कि यूपीआई की स्कोप को और इंक्रीज किया जाए, इसलिए आरबीआई ने इस फीचर को लॉन्च किया है विच अलाउ यूजर टू अवेल क्रेडिट लाइंस थ्रू द बैंक्स एंड यूज देम थ्रू देयर यूपीआई ऐप। दैट्स इट। तो आपको बैंक क्रेडिट देगा, आप उस क्रेडिट को यूपीआई से यूज कर पाओगे, सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, Which bank and financial service company Navi Technologies have launched the credit line on UPI and offering by the National Payment Corporation of India? तो वो कौन सा बैंक है जिसने भी इसको लॉन्च किया है? कर्नाटका बैंक अपने नवी टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, a credit line on UPI is a pre-approved loan that customer can access through their UPI account if they have a linked bank account. That's it. Okay, option D. Next है, Which institute topped the list of Indian university in the Shanghai Academic Ranking of World University, जिसको हम ARWU रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं? इसमें किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो पहली बात, ये जो संघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की 1000 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की है और इन 1000 यूनिवर्सिटीज में से 15 यूनिवर्सिटी भारत की हैं और टॉप पर कौन सा है? आंसर हो जाएगा IISc बैंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलुरु टॉप पर आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे VIT आपको मिलेगा। सो VIT हमारी कंट्री की अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखें तो टॉप पर कौन सी है? VIT आपको मिल जाएगी। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन रैंक्ड एट द सेकेंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। ठीक है, इसकी रैंकिंग अगर आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको मिल जाएगा, जिसकी रैंकिंग 400 से 500 के बीच में है। डन। नेक्स्ट, India's designated authority for the cross-border trade has approved an additional 251 megawatt of power export from 12 hydropower project in which country? याद कीजिए, मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नेपाल की जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको परचेज कौन करेगा? उसको इंपोर्ट करने का काम इंडिया करेगा। और अभी रिसेंटली 250 मेगावाट की डील साइन हुई है। हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 10 ईयर में हम 10,000 मेगावाट जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है नेपाल से वो इंपोर्ट करेंगे इंडिया। इस तरीके के एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the president of National Association of Software and Service Company? मतलब नेस्कॉम। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजेश नंबियार। राजेश नंबियार कॉग्निजेंट के हेड थे और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो इनकी जगह पे आएगा। चलिए उनके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है वो राजेश नंबियार थे, ये राजेश बैरियर है। ठीक है, और ये हेड बन चुके हैं ग्लोबल ऑपरेशन के, कॉग्निजेंट के। ठीक है, और ग्लोबल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन की इनके पास 2 सितंबर 2024 से आएगी और कुछ समय बाद इनके पास चार्जेस आएंगे एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉग्निजेंट 1 अक्टूबर 2024 से, क्योंकि राजेश नंबियार जी कॉग्निजेंट को लीव कर रहे हैं क्योंकि ये नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। सिंपल सी कहानी है। ओके, नेक्स्ट, Which payment bank has launched the AI power face match? फेस मैच एक नया फीचर लॉन्च किया है। बताना है आपको किसने लॉन्च किया है? साइबर क्राइम्स को या फ्रॉड्स को कम करने के लिए, रोकने के लिए। तो फेस मैच किसका है? आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक का। एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। आज तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट बड़े खुश होंगे ना, मैम तो भर भर के बैंकिंग की न्यूज पढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है, अभी स्टेट न्यूज में आने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु रिसेंटली टुक ओवर चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? कल हमने इसके बारे में बात की थी, किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट है,
चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मलाइज रूल एंड अलाउइंग द डिजिटल इशुएंस ऑफ समन एंड वारंट। वो पहला कौन सा स्टेट बन गया है जिसने डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ किया है कि आप समन को इशू कर सकते हैं, वारंट को इशू कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे एमपी बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई रूल फॉर सर्विंग समन एंड वारंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है इसमें परमिट किया जाता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड जैसे कि ईमेल, मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेजेस इन इट्स जुडिशियली प्रोसेस। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है बाय द मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट, और उन्होंने रिसेंटली मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल्स 2024 को नोटिफाई किया है। इसके अंदर इनका पर्पस यही है कि जो हमारे देश में न्यू क्रिमिनल लॉ इम्पोज किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको और इफिशिएंट और फास्ट किया जा सके। तो याद रखना है एमपी पहला स्टेट बन गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली समन एंड वारंट को इशू करेगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडियाज अस्मिता योगासन लीग टू बिगिन इन द बिहार। तो अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत हो चुकी है पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना बिहार में, ईस्ट जोन में। ठीक है, खेलो इंडिया के अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में। ठीक है, दो अलग अलग एज ग्रुप में होगा, 12 से लेकर 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो आप देखेंगे बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट लॉन्च दीनदयाल स्पर्श योजना। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कैसा? कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी स्पर्श योजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन वो पेंशनर प्रोग्राम थी। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च की है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका पर्पस है टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन स्टैम्प अमंग द कंट्रीज स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट ने दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की है टू इनकरेज फिलेटली। फिलेटली का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक हॉबी बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो दीनदयाल स्पर्श, स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। ये ऑल इंडिया स्कीम है, मतलब पूरे देश में अप्लाई होगी फॉर द क्लास 6, 7, 8 एंड 9 स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट है, कौन से क्लास के स्टूडेंट है? आप देखेंगे 6, 7, 8 और 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें 920 स्कॉलरशिप दी जाएंगी ऑल इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स को जो कि परसुइंग कर रहे हैं एज अ हॉबी। किसे? आंसर हो जाएगा फिलेटली को। ठीक है, एवरी पोस्टल सर्किट इन द कंट्री कैन अवॉर्ड अ मैक्सिमम 40 स्टूडेंट या 40 स्कॉलरशिप टू द 10 स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास। The scholarship amount is 6,000 rupees per year and will be paid quarterly. यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा स्कॉलरशिप के लिए वो एनुअली सिलेक्शन होगा स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और इसके लिए अलावा एक एक मेंटोर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, मेंटोर भी हायर किए जाएंगे बच्चों की जो हॉबी है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ओला बिकम ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो याद रखना है ओला पहली EV मेकर कंपनी बन गई है जिसको PLI, इसके 4 स्कूटर को PLI में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक्स S1 क्रॉस 3 किलोवाट एंड S1 क्रॉस 4 किलोवाट स्कूटर्स के नेम है, हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंस विद अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मींस PLI स्कीम फॉर द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। तो ओला इलेक्ट्रिक पहली EV बन गई है जिसको PLI स्कीम के अंदर इंट्रीगेट किया गया है। इस पे क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब PLI के अंदर आती है तो उनको जो प्रोडक्शन वो करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब इनके प्रोडक्शन पे इनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो यही बात बोली है कि यहाँ पे जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो 13 to 18% इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर जो कि स्टार्ट हो रहा है 2024 से। ठीक है, दिस सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय द Automotive Research Association of India and comes after Ola Electric successfully meet the minimum localization criteria of 50%. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप PLI के जरिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सारा आप एक्सपोर्ट करो या सारे जो आपके रॉ मटेरियल है सारे आपके इंपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और उसको लोकलाइज करना पड़ेगा मिनिमम 50%। तो उस क्राइटेरिया को मेंटेन करता है जिसके बाद ये सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री
जिसको हेड कर रहे हैं HD कुमारस्वामी। नाउ बात करते हैं अबाउट द PLI स्कीम। इसको गवर्नमेंट ने 2021 में लॉन्च किया था, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था विद अ बजट 25,900 करोड़ रुपीस। इसका पर्पस क्या था? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट, अगेन फर्स्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च लेजर फ्लोरिकन सेंसस इन कच्छ। तो यहाँ पे जो गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे एक सर्वे स्टार्ट किया है जिसमें यहाँ पे काउंटिंग की जा रही है किसकी? लेजर फ्लोरिकन सेंसस या फ्लोरिकन जो वर्ड है उनकी यहाँ पे काउंटिंग की जा रही है कि कितनी पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं वर्ड वॉचर स्टार्टेड स्कैनिंग ग्रासलैंड्स इंक्लूडिंग द लाला बूदिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो कि कच्छ में है, ठीक है, लाला बूदिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एंड द कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इन द अबदासा तालुका। अबदासा तालुका जो कि एक पार्ट है बन्नी ग्रासलैंड का। अगर आपने सुना होगा कि बन्नी ग्रासलैंड एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, यहाँ से बर्ड वॉचर्स ने स्कैनिंग करना शुरू कर दिया है। कच्छ आपकी जो सेंचुरी है, कच्छ जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है, ये एकमात्र ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है गुजरात में जहां पर आपको यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीसीज बस्टर्ड की एक सिंगल लोकेशन पे मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी मिलता है यहाँ पर, लेसर फ्लोरिकन भी मिलता है एंड हाउबारा बस्टर्ड्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं। तो एक सिंगल लोकेशन है जहाँ पे 3 अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलती है कच्छ में, ठीक है। आप देख सकते हैं अबाउट द लेसर फ्लोरिकन जो कि आपको इंडेंजर कैटेगरी में मिलेंगे IUCN के लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन्हें खारमोर भी कहा जाता है और ये बस्टर्ड फैमिली के स्मॉलेस्ट बस्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ मैं। स्टैटिक जीके के पिछले 5 साल के PYQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है जिसमें इन सभी एग्जाम को कवर किया गया है लास्ट 5 ईयर के। आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, PYQ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि स्टैटिक जीके में हमें क्या पढ़ना होता है और कैसे क्वेश्चन SSC आपसे पूछता है। इसके अलावा जुलाई मंथ की भी मंथली मैगजीन अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगस्त मंथ एंड होने पे हम अगस्त मंथ की मैगजीन को भी बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है नटाल इंडियन कांग्रेस। याद कीजिए रिसेंटली मैंने हिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था गांधी इन साउथ अफ्रीका, ये वीडियो मैंने बनाया है। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किए उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। और इसकी 130th फाउंडेशन ईयर को सेलिब्रेट किया गया है 22 अगस्त को 130th फाउंडेशन ईयर ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस को सेलिब्रेट किया गया, जिसका फॉर्मेशन 1894 में किया गया था बाय द महात्मा गांधी जी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कशन किया था, आप पूरा वीडियो देख सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है which country's government has recently announced visa free access to citizens from 35 countries including India, UK, USA to the island nation for the 6 month from the 31st of October। तो वीजा फ्री एक्सेस अलाउ किया है श्रीलंका में। ऐसा क्यों किया जाता है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि 31 अक्टूबर से ये 35 कंट्री के लोग हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, आओ बढ़िया घूमो और जाओ। तो टूरिज्म के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अगर आपको पता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है या तीस्ता नदी कहाँ से कहाँ बहती है तो आपको आंसर पता होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, क्योंकि तीस्ता रिवर अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगी सिक्किम में बहती हुई, ठीक है, और फिर आपको ये वेस्ट बंगाल में भी जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण NHPC की जो बिल्डिंग्स थी वो वहाँ पे कोलैप्स कर गई सिक्किम के गैंगटोक डिस्ट्रिक्ट में। तीस्ता 5 तीस्ता नदी पर बनाया गया एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी डैम पे तैयार किया गया है और 510 मेगावाट का आपको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट देखने को मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था कंस्ट्रक्शन 1999 में और 2008 से ये ऑपरेशन में है। इसको NHPC ने डेवलप किया है। Recently, the scientists have discovered a reservoir of liquid water on which planet? तो एक हमको रिजर्वायर मिला है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे पानी है वो भी तरल अवस्था में, लिक्विड वाटर है।
कहाँ पर? मार्स में। मंगल ग्रह पे ये खोज की गई है कि मंगल ग्रह पे पानी है। यहाँ पर हुआ क्या है, अभी एक रिसर्चर्स के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया है और उस पेपर का टाइटल है लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट। और यहाँ पर साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पे लिक्विड वाटर के रिजर्वायर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम फॉर इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? आंसर क्या हो जाएगा? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे बताइए इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट पे देना। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, poojajain.current affairs। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।